कमेटी की मुझे तो सिरे से समझ नहीं आई। क्या आपको कुछ समझ आई है? जी समझ तो आई है। अच्छा, समझ वेरी इस तरह गुड सर, मुझे एक्सप्लेन करें फिर किस तरह समझ आई आपको? समझ इस तरह से आई है कि जिस तरह से सरहद के उस पार जब सियासी बुनियादों पर तय होता है कि इंडिया ने पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना है, या किस टूर्नामेंट में इंडिया ने क्या स्टांस लेना है, इसी तरह से एग्जैक्टली टिट फॉर टैट वाली बात है कि पाकिस्तान ने भी सेम अब वो स्टांस अपनाया कि टोटली पॉलिटिकल ग्राउंड पर ये कम मामला देखा जाएगा। दूसरा, आपने कमेटी जो बनी है उसमें जो पॉलिटिकल लोग शामिल है कि वो डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि पाकिस्तानी टीम जाएगी नहीं जाएगी, ये क्या स्टांस होगा। दोनों तरफ से एक ही बात है, अगर उन्होंने उस तरह किया, आपने भी उसी तरह से किया। क्रिकेटर्स बात क्रिकेट किया और क्रिकेटर्स के बगैर कैसे हो सकता है? आपको कम से कम कोई साबिक खिलाड़ी, कोई बड़ा नाम क्रिकेट का, उसको आपको बीच में लाजमी रखना चाहिए था, जो कि अपनी क्रिकेट के हवाले से थोड़ी सी अपनी देखा, उसकी रिप्रेजेंटेशन होना मेरा ख्याल है कि लाजमी थी। देखिए ना, बात यह है कि आप जब तक सियासत, हमारा शिकवा भारत से ये रहता है कि आप खेल में सियासत को घुसाते हैं। आपने भी तो जवाब वैसे ही दिया ना, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एशिया कप की जो नौयत है वो फर्क है आईसीसी से, क्योंकि एशिया कप जो है वो आपका एशिया का एक आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है, आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर, वो अम्ब्रेला के अंडर होता है। और जो आईसीसी का टूर्नामेंट है उसमें आप बाउंड है कि आपको शिरकत करनी है। हाँ, अगर बैक ऑफ द माइंड, बैक चैनल पे ये सेटल करना चाहते हैं कि अगर हम ये मेक श्योर करेंगे कि अगर पाकिस्तान इंडिया इस साल वर्ल्ड कप में जाता है तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होना, उसमें इंडिया पाकिस्तान आएगा, फिर तो बात ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो ये कमेटी बनी है इसमें सियासत तो सियासत ही सियासत नजर आ रही है, क्रिकेट कैसे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। जवेरिया, आप क्या कहती हैं इस कमेटी को? आपने भी देखा होगा 11 रुकनी कमेटी है, इसके अलावा अस्करी हुकाम भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद हैं, खारजा उमूर को देखने वाले 2 लोग मौजूद हैं, कश्मीर अफेयर्स को देखने वाला 1 शख्स मौजूद है, इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद हैं, उसके बाद आईटी मिनिस्टर मौजूद हैं, फिर आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मौजूद हैं, और तो और जो वजीर मवासलात हैं फजल रहमान साहब के बेटे असद महमूद साहब भी मौजूद हैं। तो आप क्या समझती हैं ये कमेटी क्या फैसले करेगी, क्या कुछ करेगी? आई थिंक ऐसी कोई कमेटी में इनको एटलीस्ट क्रिकेटर इन्वॉल्व करने चाहिए थे, क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल कमेटी बना रहे तो उनको ना वो सेंस है क्रिकेट की, ना उनके पास इतनी क्रिकेट की नॉलेज है। तो आई थिंक उनको कोई एटलीस्ट 2 या 3 फॉर्मर प्लेयर्स इंक्लूड करने चाहिए थे, एक्सपीरियंस प्लेयर, क्योंकि अगर इंडिया ने पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ये एक बनाया है तो जरूरी नहीं कि पाकिस्तान भी उसी तरह का ही जवाब दे उनको। वो बेहतर तरीके से भी जवाब दे सकते थे, कोई अच्छी कमेटी बना सकते थे, कोई दरमियानी रास्ता भी निकाला जा सकता था इसमें, आई थिंक। अच्छा, एक छोटी सी बात एक मेरे जहन में आई है। आप कह रहे थे कि जी वो जो वजीरे मवासलात कम्युनिकेशन के जो असद महमूद साहब, मैं समझा आप कह रहे हैं वजीर मौसम, तो मैं कहा मौसम की तो रेलेवेंस बनती है ना, वो देख के बताएंगे कि बारिश अगर होगी तो किस वेन्यू पे खेलना है, कहाँ खेलना है, कहाँ नहीं खेलना है, आपको पहले टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए। देखे ना, ये फिर एग्जैक्टली। जवेरिया, अगर लेट्स सपोज ये कमेटी कोई फैसला कर देती है तो आपको क्या लगता है फैसला क्या करेंगे? क्या इंडिया हम जाएंगे नहीं जाएंगे? कमेटी क्या फैसला करेगी, या फिर प्राइम मिनिस्टर को क्या कुछ ये प्रोवाइड करेगी? जिस तरह की कमेटी इन्होंने बनाई है तो पहले तो उन्होंने बहुत ज्यादा इंडिया के खिलाफ जाना है, अपनी जो उनकी कंट्रोवर्सीज है वो भी निकालनी है। पहले तो उन्होंने पहले अपने थोड़े से निकाल के फिर कोई फैसले पे आए। आई थिंक फैसला यही होगा कि ये इंडिया में नहीं अलाउ करेंगे, जो मेरा ख्याल है, क्योंकि कमेटी बनाई इसलिए गई है कि इंडिया ना जाए हम, या कोई एक नया टॉपिक, हॉट टॉपिक निकल आए कि। ठीक, अहमद साहब, मुझे तो इस तरह की फीलिंग्स नहीं आ रही कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। आपको बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्या आप समझते हैं कि ये कमेटी इस हद तक पावरफुल है कि ये इतने फैसले कर ले कि हम इंडिया ना जाएं वर्ल्ड कप खेलने के लिए? देखिए, पाकिस्तान की जो अगर आप इस हवाले से तारीख देखें ना, तो शोर और वावेला हम करते हैं। तो अगर हमारी जो तारीख ये बताती है कि शोर वावेला हम करते हैं, ये कमेटीज पहले भी बनती रही हैं, ये बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान चला जाता है। ठीक है, मुझे ये मेरी जाती राय, आप इससे इत्तेफाक और इख्तलाफ दोनों कर सकते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जाएगा इंडिया, क्योंकि आईसीसी का हम एज अ बोर्ड इस पोजीशन में नहीं है कि हम, हाँ प्रेशर जरूर डाल सकते हैं हम कि हम नहीं जाएंगे, ये प्रेशर डाल के अपनी कुछ बातें मनवाने की पोजीशन में जा सकते हैं या मनवा सकते हैं। सपोज अगर बोर्ड को प्रेशर हुआ गवर्नमेंट को, तो फिर वो क्या करेगी? गवर्नमेंट कभी भी डिसअलाउ नहीं करेगी, उनको पता है कि भाई आप आईसीसी नहीं जाएंगे, आपको पाबंदी लग जाएगी। आप तो एज अ बोर्ड इतना स्ट्रांग, देखें बात नौयत अपने यानी आप ये कहें कि मैंने साथ वाले का घर गिलाना है और आपके अपने घर की छत नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है ना।
पॉइंट इज दैट कि आप अपने बोर्ड की हालत देखें कि पिछले जो 10 माह से क्या हो रहा है आपके बोर्ड में। 3 से 4 लोग तब्दील हो चुके हैं, दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आप पर हंस रही है, आपको यह नहीं पता आपको पीसीबी का चेयरमैन कौन होगा। तो आप कैसे किसी इतनी बड़ी टक्कर ले सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े बोर्ड से? बातें करने को तो अपने मुल्क में बैठ के आप कुछ भी कर देखिए, मैं हकीकत पसंदाना बात करूं, ये नहीं कि सिर्फ अपने आप को खुश करना है ये वो। मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया को ना करे, स्ट्रेट अवे बात करूंगा। अच्छा, हम इस पोजीशन में नहीं, हम इंडिया को ना करें, हम नहीं है इस पोजीशन में, ये रियलिटी है। और दूसरी बात यह कि ये सिर्फ प्रेशर है। मैं ये समझता हूं कि अगर ये प्रेशर डाल के पाकिस्तान समहाउ 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें इंडिया को एग्री कर लेता है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इंडिया आपको नाको चने चिपवा देगा उधर। उस मामले में भी वो किसी सूरत नहीं चाहता कि आपके मुल्क में क्रिकेट इस तरह से आगे चले। तो मैं आपको स्ट्रेट अवे बात बताऊंगा, पाकिस्तान जाएगा। आप ये देखिएगा, यह प्रोग्राम में आप नोट कर लें कि पाकिस्तान जाएगा। ठीक। जवेरिया, 2011 में आपको याद होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे, सेमीफाइनल भी उन्होंने देखा, फिर वो सेमीफाइनल हम हार गए। शाहिद अफरीदी साहब कैप्टन थे हमारी टीम के। फिर 2016 में एक बड़े सख्त वजीर दाखिला थे हमारे, जो निसार अली खान उनका नाम है, उनकी भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स आती थी जिस तरह आज स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी टीम गई थी। तो कहीं ना कहीं तो हमें भी यही लग रहा है कि ये कागजी कार्रवाई के लिए एट द एंड ऑफ द डे हम वर्ल्ड कप खेलेंगे और इंडिया जाएंगे। इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो इनकी बात ठीक है कि ये बेटर रियलिटी है कि हम इतनी बड़ी चीज से पंगा नहीं ले सकते, हमें एट द एंड जाना पड़ेगा। बातें मनवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट जाना पड़ेगा, क्योंकि पीसीबी टू बी वेरी इस कंडीशन में इस वक्त नहीं है कि वो इतना बड़ा रिस्क ले या आईसीसी के अगेंस्ट जाए या उनके डिसीजन के अगेंस्ट जाए। तो आई थिंक एट द एंड इंडिया चले जाएगा। अच्छा सर जी, ये बताएं कि ये जो ये गवर्नमेंट है अभी, ये गवर्नमेंट लेट्स सपोज आप ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ा सकते हैं, 15 अगस्त तक जा सकती है। उसके बाद नई गवर्नमेंट आएगी, और जब हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो नई गवर्नमेंट आके डिसाइड करेगी कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। नई गवर्नमेंट से मतलब ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। सो ये कमेटी क्यों बनी है? ये कोई जल्दबाजी में फैसला करेंगे, अपने जाने से पहले कोई पॉपुलर फैसला करना चाहते हैं, या फिर क्या करना चाहते हैं? ये देखिए, रस्मी कार्रवाई है, रस्मी कार्रवाई। हाँ, कमेटीज पहले भी बनती रही है, कमेटियां बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, आपके जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने अपनी एक देखना होता है कि क्या पाकिस्तान टीम सिक्योर है, वो अपने हिस्से का काम करते हैं कि भाई पाकिस्तान का डेफिनेटली एक सिक्योरिटी वफ्द जाएगा इंडिया में, जाके जो क्लियरेंस लेगा कि भाई हमारे नेशनल स्टार्स हैं, बड़े हमारे पास दुनिया के बड़े बड़े सुपर स्टार्स हैं, भारत में जाके वो अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस तो मिलेगी, जो कि एक प्रॉपर एक फॉर्मेलिटी है जो कि पूरी होगी। वो तो अपने हिस्से का काम करेंगे, बाकी ये कमेटी बनती रहेगी। अभी तो आपको ये कमेटी मुझे नहीं लगता कि कोई इतना आपको बड़ा डिसीजन लेगी, या अगर जो भी डिसीजन लेगी ये ओवर रूल भी हो सकता है, क्योंकि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, माइट भी के चीजें कुछ मुख्तलिफ हों। अभी आप देखें, अब हमें ये सारी चीजें जो जुड़ी हुई है ना हसनैन, ये सब चीजें जुड़ी हुई है कि आपके जनरल इलेक्शंस कब होते हैं। हो सकता है आपके जनरल इलेक्शंस अगर जो वैसे एक बात चल रही है अक्टूबर, अगर अक्टूबर में हो जाते हैं फिर तो बात और हो जाएगी। आपको तो पीसीबी के नहीं पता कि अगर अक्टूबर हो जाएगी उसके बाद नई गवर्नमेंट हो सकता है आपको पीसीबी के चेयरमैन ही बाद में कोई और आ जाए। अभी तो मैनेजमेंट कमेटी को 4 माह का ये टास्क दिया गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मैनेजमेंट कमेटी जो भी डिसीजन लेती है वो हतमी डिसीजन अभी तक कुछ वक्त के लिए हो सकता है, लेकिन वो ओवर रूल भी होने के पूरे चांस हैं। अच्छा जवेरिया, आपने बड़ी अच्छी खासी क्रिकेट खेली है, और बीइंग ए क्रिकेटर आप ओडीआई की टीम को तो हमारी तरह अच्छा ही समझती होंगी, क्योंकि जो कि स्टैट्स हैं हमारी टीम के वो इसी तरह के हैं कि वो एक जबरदस्त टीम है। तो अगर कहीं ना कहीं हमें ये फैसला करना पड़ा कि हमारी टीम नहीं जाएगी तो आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, अभी आपको आवाज आ रही है जवेरिया? जवेरिया, आपको आवाज आ रही है? जवेरिया को इस वक्त आवाज नहीं आ रही। सर ये बताएं कि इंडिया तो जिस तरह की हमारी ओडीआई टीम है, लेट्स सपोज हम अगर ओडीआई खेलने नहीं जाते, वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाते, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा इंडिया के लिए। ये तमाम तर चीजें तो वो बड़ा ही खुशदिली के साथ जो है ना एक्सेप्ट करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम नहीं जाएंगे तो इंडिया को एक तरह से नुकसान, एक तरह से फायदा है। नुकसान उनको ये होगा कि जो ब्रॉडकास्टर होता है ना, जो बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर हैं जिसने करोड़ों डॉलर लगाए होते हैं, वो इस पे डील शामिल होती है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा, इससे बड़ी व्यूअरशिप, स्पॉन्सरशिप इससे बड़े इस मैच से ज्यादा किसी मैच में दुनिया में आती ही नहीं है। ठीक है, एक तो ब्रॉडकास्टर को उनको इस मद में, स्पॉन्सर्स की मद में, कमर्शियल एस्पेक्ट्स में बहुत बड़ा नुकसान है, उनको बहुत ही बड़ा नुकसान है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें उसमें तो डेफिनेटली पाकिस्तान एक सख्त हरीफ है। मैं एक बयान देख रहा था कि भारत के साबिक कप्तान सौरव गंगोली ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ बयान दिया कि
पाकिस्तान पहले क्वालिफाई कर ले सेमीफाइनल तक, फिर उनसे खेलने के बारे में सोचेंगे। तो वो क्या डायरेक्ट उनकी क्वालिफिकेशन है? बात सिर्फ ये है कि यही तंजिया बयान मुझे याद है हरभजन सिंह ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में दिया एग्जैक्टली, और पाकिस्तान ने फिर उनको हराकर ये बता दिया था। इसी तरह के बयान वो देते थे। तो 2021 के वर्ल्ड कप में हमने उनको 10 विकेटों से हराया था, और हमने एशिया कप में हमको लास्ट ईयर हराया है। ऐसी बात नहीं। अब पहले हमारा गैप था, ये वाले लड़के ठीक हो गए, ये अब हमारा गैप कम हो गया। अब तो हमारे आप पिछले 2 साल में मैचेस देख लें, बड़े जबरदस्त मैचेस होते हैं। पाकिस्तान ने बेशतर औकात डोमिनेट किया इंडिया को। पॉइंट इज दैट, मैं कहूंगा सौरव गंगोली के हवाले से बड़े आदमी का छोटा बयान, बड़ा आदमी से करूं, बड़े क्रिकेटर थे, दादा का बच्चों वाला बयान। बच्चों मैं हालांकि उनको समंदर को अगर कूजे में बंद करते तो मुझे अफसोस हुआ बहरहाल उनके बयान से कि उनको इस तरह का एक जिम्मेदार आदमी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि आपने ओडिया वर्ल्ड कप के उसकी बात की, तो पाकिस्तान के ना जाने से इंडिया को नुकसान ज्यादा है, मैं इस बात पे एंड करूंगा। इंडिया को नुकसान ज्यादा है। अच्छा ये बताएं जवेरिया कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान की टीम नहीं जाती तो पाकिस्तान की ओडीआई टीम तो इतनी ज्यादा मजबूत है कि हमें भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि इस तरह की टीम हमने पिछले कम से कम अगर मैं 3 वर्ल्ड कप्स की बात करूं तो इस तरह का हमारे पास यूनिट नहीं था पिछले 3 ओडीआई वर्ल्ड कप्स में। इंडिया की टीम को बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं। हमारे पास वर्ल्ड नंबर 1 बैटर है, हमारे पास मोहम्मद रिजवान है, इमामुल हक है। हमारे पास इस वक्त एक ऐसा स्क्वाड है जिसकी अभी पूरे वर्ल्ड में जवेरिया जो है ना उनका कुछ स्काइप सही नहीं चल रहा। अच्छा सर, लेट्स सपोज हम अगर नहीं जाते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, हम नहीं जाते तो क्या नुकसान होंगे हमें? हाँ, हम नहीं जाते तो हमें आईसीसी की तरफ से कुछ सख्त सैंक्शंस देखने को मिल सकती हैं, तो नुकसान देखने को मिल सकता है, फाइनेंशियल नुकसान। 96 में आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया भी मेरे ख्याल है वो श्रीलंका नहीं गए थे, उन्होंने कुछ अपनी जो है ना कंसर्न्स रेज किए थे। अगर जेन्युइन कंसर्न्स हो उसके बावजूद भी सैंक्शन लग सकती है हमें? देखिए इस पे कानून को मजीद पढ़ना पड़ेगा कि आपका आईसीसी का लॉ क्या कहता है। ये काफी इसमें बारीक बीनी वाली बात है, और इसमें उस पर फिर बात की जा सकती है। बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया, असल में ये जो 96 वाला जो मामला है ना, उस वक्त के सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उस वक्त ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की क्रिकेट में बहुत ज्यादा डोमिनेंस होती थी। आईसीसी का शुरू से ये प्रॉब्लम रहा है कि जो जिस वक्त का चौधरी है ना, उसको आईसीसी कुछ भी नहीं कहता था। ठीक है, उस दौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की डोमिनेंस होती थी, और हम बाकी सारे कंट्री स्ट्रगल करते थे। उनके लिए रूल और होते थे, और बाकी मुल्कों के लिए रूल और होते थे। इस दौर में ये सिचुएशन अब भारत के साथ है कि भारत डोमिनेट कर रहा है आईसीसी को पूरी तरह से। अब भारत के लिए रूल्स और हैं, और बाकी मुल्कों का फॉर्चुनेटली रूल और हैं। इसमें मैं एग्जैक्ट बात तो नहीं कर सकते, उसमें लॉ को एग्जैक्टली स्टडी करना पड़ेगा कि आप पे क्या सैंक्शंस लग सकते हैं, या नहीं भी लगेंगे तो आप क्या ऐसा कानूनी रास्ता ले सकते हैं जिससे आप इस तरह की चीजें बच सकते हैं। तो लॉस तो होगा ना, आप एक वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करे तो डेफिनेटली आपकी टीम का लॉस है। और मैं आखिर में एक बात कह के इस बात को कर दूंगा, आईसीसी कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ना जाए। अच्छा, आईसीसी नहीं चाहेगा? पाकिस्तान इतना बड़ा ब्रांड है कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप हो ही नहीं सकता। लेकिन ये चीज पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए। ये सवाल आपसे भी करूंगा जवेरिया, 89 करोड़ की गेम है, तकरीबन 1 अरब रुपया हमें मिलेगा सिर्फ 9 मैचेस खेलने का, और अगर जिन नुकसानात का एमर ने जिक्र किया, सैंक्शंस तो लग सकती है, लेकिन जो फाइनेंशियल नुकसान है वो भी तो एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट को। पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में नहीं जाता तो उसके लिए उनके पास उनका साफ नुकसान है। एक, उनको आईसीसी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। एक, उनका फाइनेंशियल जो कॉस्ट आप कह रहे हैं कि 1 अरब की है, तो वो उसमें बहुत नुकसान पेश आएगा। तो आई थिंक पाकिस्तान और वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान थ्रू आउट अभी लास्ट 2-3 साल से ऐसे खेल रहा है कि हर मैच वो जीत रहे हैं, ऑलमोस्ट हर मैच जीत रहे हैं, हर टीम को टफ टाइम दे रहे हैं। तो आई थिंक वर्ल्ड कप हो ही नहीं सकता पाकिस्तान टीम के बगैर। ठीक, वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। सर आपने जिक्र किया था जब मैंने जवेरिया के पास गया था कि ब्रांड है, और ये ब्रांड इतना कमजोर क्यों है? ये ब्रांड अपने घर की लड़ाइयों की वजह से कमजोर है भाई। देखिए आप जो वर्ल्ड कप जीतते रहे या जो इवेंट्स आप जीतते रहे, 2009 का आपने जो T20 वर्ल्ड कप जीता, कमजोर टीम थी आपकी बहुत। अहमद शहजाद उस वक्त T20 के प्लेयर के तौर पे जाने नहीं जाते थे, बिल्कुल बच्चे थे उस वक्त अहमद शहजाद जब आपके 2009 के T20 में। आमिर का जो है वो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एक इंपॉर्टेंट मैच में डेब्यू हुआ था। एग्जैक्टली, ठीक है। यूनुस खान जिनको कभी भी आप T20 प्लेयर के तौर पे नहीं जानते, वो आपके कप्तान थे। ठीक हो गया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में आपको लाले पड़े हुए थे क्वालिफाई करने के, बड़ी मुश्किल से आपने क्वालिफाई किया, आखिरी रैंक टॉप टीम थे। अपने जोश, जज्बे और नेचुरल टैलेंट पे आप ये पिछले जो टूर्नामेंट जब भी जीते हैं ना, आप अपनी प्लानिंग पे नहीं जीते, वो
ऑन द प्रॉपर मैच डे आपने को प्लान किया, दैट इज अनदर थिंग। एक होता है ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग, 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं इवेंट की, आपने बड़ी अच्छी तैयारी के साथ मैदान में, ऐसा नहीं हुआ। आप अपने जोश जज्बे और नेचुरल टैलेंट पे जीतते रहे। अभी भी आप देखें कहीं कहीं आप अच्छा करते हैं अपने नेचुरल टैलेंट के ऊपर करते हैं। उसके अलावा जो आपका कुछ सिस्टम तो आपके सामने है। पिछले जो 10 माह से जो म्यूजिकल चेयर चल रही है, जो आप क्रिकेट बोर्ड के साथ कर रहे हैं, ये जितना बड़ा ब्रांड है क्रिकेट और आप जो उसके साथ कर रहे हैं भाई, ये इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। और मैं समझता हूं कि जो पैटर्न इन चीफ को यार थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मैं इस रिक्वेस्ट कर रहा हूं सिर्फ पैटर्न इन चीफ से, प्लीज सियासत को इस खेल से दूर रखें। एक ही चीज है, एक ही खेल रह गया पाकिस्तान में, जिसको सारा पाकिस्तान देखता है, खेलता है, सेलिब्रेट करता है, उसमें भी आप लोगों ने सियासत घुसा दी है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। ठीक हो गया जी, उसमें भी सियासत घुसा दी, अल्लाह ही हाफिज है। ये एहसान मजारी साहब के हवाले से, जो कि आईपीसी के मिनिस्टर हैं और बैनुल-सूबाई राब्ते के वजीर वही होते हैं जो कि खेलों को भी कंट्रोल करते हैं। उनका एक बयान है जो कि कल उन्होंने एक टीवी चैनल में ये बात की है। इससे पहले वो हमारे प्रोग्राम में भी ये बात कर चुके हैं कि अगर एशिया कप के लिए भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती तो फिर पाकिस्तान भी वो इंडिया ट्रैवल नहीं करना चाहिए। इमर, इस बयान के ऊपर आज हेडलाइंस बनी हो पूरे पाकिस्तान में, आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये थोड़े से, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये डेंजरस हो सकते हैं बयान। मेरी रिक्वेस्ट आपके प्लेटफॉर्म से एहसान मजारी साहब के लिए कि आप थोड़ा सा बयान देने में एहतियात बरतें, क्योंकि इससे पाकिस्तान टीम को नुकसान हो सकता है। उसकी वजह यह है कि हमारा एक ये शिकवा पहले रहता था भारत से कि उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर जब बयान देते थे ना, तो क्या यार उनका स्पोर्ट्स, उनके तो ये उनकी, मैं अगेन फिर बात करूंगा, उनकी जो सिचुएशन आईसीसी में है वो बच जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये है कि कल को भारत अगर इसका इशू उठाएगा, जी पाकिस्तान में एक इशू उठाया आईसीसी के सामने, यहां पर हम फंस सकते हैं आईसीसी के सामने कि आपकी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो बीच में इंटरफेयर कर रही है, इंटरवीन कर रही है आपके क्रिकेट के मामलात में, और वो जो है वो डायरेक्शन दे रही है और वो चला रही है। तो यहां पर सियासी मुदाखलत के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, मेरे को आएगी लेकिन आ सकती है, ये डेंजरस पॉइंट है। तो मैं समझता हूं कि बाकी तमाम पॉलिटिशियन समेत एहसान मजारी साहब, ठीक है आप आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर आपने फिलहाल आपके जो ये आप क्रिकेट बोर्ड आ रहा है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि उस तरह से ये एक आईसीसी के कानून को भी आपको देखना जरूरी है, और यहां पर आईसीसी के कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है। तो इसलिए बिल्कुल, आप मेरी बात उस दिन माजिद भट्टी साहब ने भी की कि आईसीसी सैंक्शंस उस वक्त लगाएगा जब आपकी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं या स्पोर्ट्स मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट है या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, ये जब बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करेंगे पीसीबी के मामलात में, तो फिर आईसीसी कुछ ना कुछ कर सकती है। जी बिल्कुल कर सकती है। इसलिए मेरा ख्याल है उनको थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए, और थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि खुद उनको एहतियात के साथ नाप तोल के बोलना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि कल को पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोई इस तनाजुर में, इस चीज़ में, जूम में जो को मुश्किल खड़ी। वैसे भी इस तरह की स्टेटमेंट को अमर साहब पॉलिसी स्टेटमेंट तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक मेरे साथ भी उन्होंने काफ़ी दफ़ा गपशप करते हुए कहा कि एक मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, फैसला तो प्राइम मिनिस्टर करना है। हाँ, ये बात उनकी दुरुस्त है, ठीक है, उनका ज़ाती पॉइंट भी होता है, लेकिन फिर भी दुनिया तो इस तरह से, उनके दुनिया का स्टाइल होता है कि वो हमेशा जो, जब अगर मीडिया कुछ कोट करेगा तो वो उनको नाम के साथ लगाएगा, एज एन आईपीसी मिनिस्टर ने ये कहा, वो मतलब सिंपल नहीं कहेगा एहसान मजारी साहब ने कहा। तो ये एक ओहदा जो होता है वो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ लेकर आता है। और इस कमेटी में जो 11 लोग शामिल हैं, और 11 लोग, जिसमें मरियम औरंगजेब भी हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, असद महमूद साहब भी हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा हैं, सारे ही बड़े वाइब्रेंट हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह के बयानात आपको इन तमाम मिनिस्टर से भी अब सुनने को मिलेंगे? मिल तो सकते हैं जी। देखें, सियासत जो पॉलिटिक्स होती है उसमें, पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं खबरों में इन रहना होता है, कोई मसालेदार बयान भी देना होता है, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ एक क्रिकेटर की कमी है, एक समझदार क्रिकेटर, एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर होता है जो इनको कम से कम इन बाकी लोगों को ये गाइड करता, आप कानून के हवाले से बताता, एक कानूनदान होता क्रिकेट, जो क्रिकेट पर जिसकी बहुत अच्छी ग्रिप होती, जो इनको बताता कि यार आपने किस दायरे में रह के बोलना है, इस दायरे से आपने बाहर नहीं जाना। ताकि अब सारे पॉलिटिशियंस हैं तो उनकी जो एक्सपर्टीज है वो पॉलिटिक्स में है, खेल पे नहीं है, या क्रिकेट के जो कानून है उसके ऊपर नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे एक डाउट आता है कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसे बयान आप दे दें जो आगे जाके गले ना पड़ जाए। अच्छा, इस कमेटी में इंटेलिजेंस के हुकाम भी शामिल हैं और अस्करी क़यादत भी शामिल है, फिर सेक्रेटरी खारजा भी शामिल हैं। क्या आप समझते हैं कि मामलात इस तरफ बढ़ जाएंगे कि हम इंडिया से या फिर आईसीसी से ये भी मुतालबा कर सकते हैं जी कि हमारी सिक्योरिटी कंपनी, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को वहाँ पे जाना चाहिए और वहाँ पे जाके सिक्योरिटी के मामलात देखने चाहिए, उसके बाद टीम को अलाउ करें?
जिस तरह आईसीसी आके देखती है। ये तो राइट है हमारा, ये तो हमारा राइट है। हमारे जो सिक्योरिटी के हुकाम है उसकी तो कमेटी में यही वजह है कि वो तो अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेक श्योर करेंगे कि पाकिस्तानी टीम सिक्योर है, वहां पर अपनी एक वो जाके जायजा लेंगे। ये तो राइट है पाकिस्तान को, और बिल्कुल पाकिस्तान को जाकर उसमें ये जायज़ मुतालबा है पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं, अस्करी इदारे हैं, कि वो जाके वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी की पहले तसल्ली करें, और वो वहाँ से ग्रीन सिग्नल वो जब देंगे कि जी हाँ हम यहाँ पे जो इंतजाम है उसे हम तसल्ली बख्श हैं, इंतजाम हैं, तो फिर उसके हवाले से हमारा डिसीजन है। तो अगर हम ये डिसीजन उनके ऊपर छोड़ते हैं कि सिक्योरिटी इदारों की क्लियरेंस पे मशरूत है, तो बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। ठीक है एमर, इस वक्त हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं, जो कि आपको याद होगा मैंने कल इनकी जो है वो फ़ोटोज़ वगैरह भी शेयर की थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। ये मालदीव गए थे और बॉडी बिल्डिंग और फिज़ीक की जो वहाँ पे साउथ एशियन चैम्पियनशिप है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी लिया। और मालदीव पूरा जो है ना उस वक्त जब ये गोल्ड मेडल ले रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे हैं वो फिजा में बुलंद हुए। कुरैशी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने एक बार फिर गोल्ड मेडल जीता है। क्या कहेंगे, क्या तासुरात थे वहां पर मालदीव्स में? कुरैशी साहब आपको आवाज आ रही है? और आवाज आ रही है? जी जी कुरैशी साहब मुबारक हो बहुत बहुत सर। जी मुबारक हो सर, मुबारक हो, आप एक बार फिर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया आपने। बहुत 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 शुक्रिया, आपने मुबारकबाद दी, शुक्रिया बहुत। अच्छा ये बताएं कि क्या कुछ सिनेरियो था और कितने और कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आपको नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? कम आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज अगर कम आ रही है तो सर कम पे ही गुजारा कर लें। अब ठीक हो गई है कुरैशी साहब, आवाज ठीक है? अच्छा कुरैशी साहब ये बताइएगा कि क्या वहाँ पे सिनेरियो था, कितनी कंट्रीज के और बॉडी बिल्डर्स थे जिन्होंने शिरकत की उस पूरे इवेंट में, और फिर आपको हमने सब जिलाली परचम में वहाँ पे देखा, बड़ी खुशी हुई, गोल्ड मेडल भी लिया, उसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल भी पाकिस्तान के हिस्से में आए। जी जी, मेरी जो अपनी कैटेगरी थी, मैं 80 केजी ग्राम कैटेगरी में खेला था, और उसके अंदर ना 3 इंडियन प्लेयर थे और एक अफगानिस्तान के थे और मैं एक पाकिस्तान का था। बाकी जो प्लेयर थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। हम लोग तकरीबन 5 प्लेयर एंड में, जो टॉप 5 होते हैं तो वो हम लोग 5 प्लेयर थे। बस उसके अंदर मतलब ये था कि बस अल्लाह से यही दुआ कर रहा था कि मैं अल्लाह पाक बस मुझे इज्जत देना, मैं गोल्ड जीतना। ठीक हो गया, अल्लाह और का शुक्र था, टॉप 5 में आके अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। वहाँ पे फिर हमारी फाइट हुई थी, तो उसमें 3 इंडियन प्लेयर्स थे और एक अफगानिस्तान के थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र था, मैं वहाँ गोल्ड हो गया। अच्छा, और इसके अलावा जो ब्रॉन्ज मेडल वगैरह लिए हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, वो भी काबिले दाद हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो सपोर्ट होता नहीं है, कुछ प्राइवेट लोग ही आपको सपोर्ट कर रहे थे। आप पिछली दफ़ा जब प्राइम में आए थे तो उनके हवाले से बताइएगा, उनका ताल्लुक कहाँ कहाँ से था? जी आपकी आवाज ना बिल्कुल भी नहीं आ रही, कम आ रही है बहुत आपकी आवाज। अच्छा ठीक हो गया शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और एमर आपकी तरफ फिर आते हैं और थोड़ा सा आपकी आवाज पहले अभी सही आ रही थी। अच्छा सही आ रही है, सही आ रही है। ये बताएं जी, ये बताएं कि ब्रॉन्ज मेडल्स वगैरह किस किस ने जीते हैं, और वो खिलाड़ी भी आपके साथ वापस पहुंच चुके हैं पाकिस्तान में? शहजाद साहब, जो ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं और दूसरे जो मेडल्स आए हैं वो किस किस ने लिए और वो पहुंचा है पाकिस्तान? जी जी, वो एक जूनियर कैटेगरी में थे हमारे जो ब्रॉन्ज मेडल हुए थे, और एक और सीनियर में थे 70 केजी कैटेगरी के अंदर, वो भी ब्रॉन्ज मेडल हुए थे। ठीक, हम पाकिस्तान से तीन प्लेयर्स गए थे। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी साहब, आपने हमें वक्त दिया और अभी भी आप लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह, आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। और एमर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो शहजाद कुरैशी साहब हैं, इन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया, और जो वीडियोस थी वो भी आई, और वो देखने वाली वीडियोस थी जब ये सब जिलाली परचम में गोल्ड मेडल ले रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बज रहे थे। और इस तरह की जो स्पोर्ट्स हैं इनको भी थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। मैं आईपीसी मिनिस्टर की भी बात कर रहा था, तो जब मैंने आईपीसी मिनिस्टर से इंटरव्यू लिया है तो मैं बड़ा खुश हुआ कि तमाम तर जो खेल हैं उनको इसी तरह जो है वो देख रहे हैं जिस तरह वो क्रिकेट के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है एहसान मज़ारी साहब की कि वो इस तरह से तवज्जो दे रहे हैं, जैसा वरना तो आपको सारा दिन लाइमलाइट क्रिकेट की मिलती है। हर बंदा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना चाहता है, हर बंदा क्रिकेट पे बात करना चाहता है क्योंकि उसमें लाइमलाइट है। तो पहली बात कि ये कि शहजाद साहब कुरैशी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत नाम रोशन किया, और बाकी उन तमाम जवानों को जो कि टूर्नामेंट में मेडल जीत कर आए हैं।
और मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री कह रहा हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया, चाहे वो किसी की ओलंपिक एसोसिएशन हो गई या हर खेल की एसोसिएशन हो गई, ये सब में पूरा कोई 20 साल से बैठा हुआ है, कोई 25 साल से बैठा हुआ है, कोई 10 साल से बैठा हुआ है, और पुराने बाबे बैठे हुए हैं उनको, और ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका खेल उस खास खेल से ताल्लुक ही नहीं होता। Exactly. सियासी बुनियादों के ऊपर लड़ाई झगड़े अलग, एक धड़ा इस तरफ है, एक धड़ा इस तरफ है। अजीब इस मुल्क में खिचड़ी बनी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि यार इस मुल्क ने, जिसमें जहांगीर खान, आपने जिस मुल्क ने, जहांगीर खान इस मुल्क में, जानशेर खान इस मुल्क में, कमर जमान इस मुल्क में, शहबाज सीनियर इस मुल्क में, हसन सरदार इस मुल्क में, मैं किस किस लेजेंड का नाम लूं, किस मुख्तलिफ खेलों से। और इस मुल्क में खेलों का ये हशर है तारा, अब तो होश के नाखून ले लें, अब तो खेलों। अच्छा सर, श्रीलंकन टूर की बात करते हैं। अगर श्रीलंकन टूर अब सर पे है, अब हम आपको ज़्यादा मदऊ करेंगे क्योंकि क्रिकेट के ऊपर आपकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है। टीम हमारी पहुंच चुकी है एमर, और क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास की देख लें आप, और उनकी टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस देख लें, तो प्रॉब्लम हमारा स्पिन डिपार्टमेंट डाउट है, और उसके बाद फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में शाहीन वापसी कर रहे हैं साल के बाद करीब टेस्ट क्रिकेट में, हसन अली भी वापसी कर रहे हैं अपनी टेस्ट क्रिकेट में, और ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक। हमारी जो बॉलिंग है ना, मैं स्पेशली कहूं कि मुझे बॉलिंग में काफी ज्यादा डाउट्स हैं। फर्स्ट क्लास का रगड़ा खा के अहमद जमाल आए हैं, तो उनको क्या खिलाएंगे? आमिर जमाल को मेरा ख्याल है कि इनको ये पहले मैच में नहीं खिलाएंगे। आमिर जमाल ये तो तय बात है, पहले मैच में सेफ 11 के साथ जाएंगे। अगर स्पिनिंग ट्रैक हुआ तो 2 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर, तीसरा ऑलराउंडर स्पिनर जो नवाज है, और अगर नॉर्मल हुआ तो फिर 3 फास्ट बॉलर होंगे, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि शायद ये स्पिनिंग ट्रैक ज्यादा होंगे, तो डिपेंड करता है। लेकिन ये कि आमिर जमाल अगर पाकिस्तान को बहुत ही बुरा परफॉर्म किया, फिर शायद दूसरे टेस्ट में ये सोचेंगे आमिर के बारे में। सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या कुछ नया किया इंग्लैंड ने, और फाइनली इंग्लैंड कमबैक करने में कामयाब हो चुकी? जी अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से अपने शो में दावत देने के लिए। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। बाकी मेरे ख्याल से अगर कोई एक चीज पकड़नी है जो इंग्लैंड ने इस मैच में की जिससे उनको फायदा हुआ, वो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो मार्क वुड और क्रिस वोक्स को टीम में लाए, और इन दोनों ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई, और कुल मिला के दोनों ने 13 विकेटें ली 20 में से ऑस्ट्रेलिया की, और वुड ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट फॉल लिया, और दोनों ने बहुत हैंडी रन्स भी किए। मेरे ख्याल से 80+ रन्स किए हैं दोनों ने कंबाइंड इन ऑल 4 इनिंग्स जो ये खेले हैं कंबाइंड। तो मेरे ख्याल से इन दोनों की वजह से इंग्लैंड को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और बाकी फिर ऑफ कोर्स बेन स्टोक्स ने वंस अगेन पहली इनिंग्स में लीड काफी कम कर दी थी, सोल हैंड खेल के, लोन हैंड जिसको कहते हैं, एक एंड से छक्के मारे थे, एक ही नी उनका सही तरह काम कर रहा था, इंजरी के बावजूद बड़ा अच्छा खेले। और हैरी ब्रुक यॉर्कशायरमैन है और हेडिंगली उनका होम ग्राउंड है, तो वो भी चले, फिर सेकंड इनिंग्स में 75 बनाए, बड़े क्रूशियल। सो आई वुड से ये 4 परफॉर्मेंसेस जो थी ना, वुड, वोक्स, स्टोक्स और फिर हैरी ब्रुक, इनकी वजह से इंग्लैंड अल्टीमेटली जीत सकी है टेस्ट मैच। बैराम, चेंजेस कहीं ना कहीं पे काम करती हुई नजर आ रही है इंग्लैंड के लिए। हमने देखा जिमी एंडरसन को बैठाया गया, इसके अलावा भी 1-2 चेंजेस और किए गए, और वो काम आई हैं, और काम भी आई, और उसके बाद विक्ट्री भी मिली इंग्लैंड को। जी डेफिनेटली काम आई है। और अगर आप देखें तो इस मैच में जरा उनकी अप्रोच भी थोड़ी डिफरेंट थी। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने एक टाइम पे सिर्फ 3 रन्स पर ओवर पर स्कोर किया, व्हिच इज नॉट टेक्निकली बेसबॉल, तो बेसबॉल एरा में ज्यादा देखने को नहीं मिला। सो आई थिंक कि प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जरा ज्यादा थी, और मेरे तो हिसाब से इंग्लैंड बहुत आराम से जीत जाता है मैच अगर उन्होंने इतने कैचेस ना ड्रॉप किए होते। डे 1 के ऊपर ही आपके 5 कैचेस ड्रॉप हो गए थे मेरे ख्याल से, पूरे मैच में 3-4 तो बेयरस्टो ने ही छोड़ दिए। तो आगे जाते हुए मेरे ख्याल से इंग्लैंड को एक प्रॉपर कीपर लाना पड़ेगा। बेन फोक्स की काफी बात हो रही है काफी देर से, और इंग्लैंड को मेरे ख्याल से उनका काफी फायदा होगा अगर तो वो टीम में आती है। मगर क्या टीम कॉम्पोजिशन खिलाते हैं आगे जाकर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा, आपने जिक्र किया कि बेसबॉल की वो वाली स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई, लेकिन मेरे सामने जो फिगर्स हैं उसमें अगर सिर्फ दूसरी इनिंग्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 224 रन बनाए तकरीबन 67 ओवर्स में, और 254 रन बना दिए इंग्लैंड ने 50 ओवर्स में। तो आखिरी इनिंग्स में फिर भी वो उसी तरह खेले, हालांकि वक्त बहुत था, ओवर्स बहुत थे, दिन बहुत थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी कंप्लीटली नहीं बदलाई। बिल्कुल, आप सेकंड इनिंग्स की बात करें तो जी वो तेज खेले, मगर मैं कहता फर्स्ट इनिंग्स में जब वो मैच सेटअप कर रहे थे तो वो आहिस्ता भी हुए। सेकंड इनिंग्स में मुझे भी यही लग रहा था, क्योंकि बारिश का डर पैदा हो गया था 3 दिनों के बाद कि कहीं ये मैच वॉश आउट ना हो जाए।
तो मुझे ये पता था कि इंग्लैंड को मैक्सिमम 2 सेशन चाहिए होंगे अगर वो ये चेस करते हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरह मार्क वुड ने आकर छक्के लगाए हैं ना, पहली इनिंग्स में 8 बॉलों में 24, दूसरी इनिंग्स में आकर भी वो एंड तक खड़े रहे, एक छक्का लगाया, शॉर्ट बॉल बहुत अच्छी एंटिसिपेट की और पीछे हटकर इस तरह एक हुक सी करते हैं वो, जो कभी टॉप एज हो जाती है कभी लग जाती है, मगर इट वाज वेरी वेरी इफेक्टिव। और फिर आई थिंक क्रिस वोक्स का जो एक्सपीरियंस था एंड में वो बहुत काम आ गया। अगर आपको 2020 में याद हो, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही थी इंग्लैंड और पाकिस्तान ने कोई 280 का टारगेट दिया था जो कि डिफेंड हो रहा था, पाकिस्तान अच्छा खेल रही थी, मगर फिर बटलर और वोक्स ने आकर शानदार नॉक खेल दिए थे एंड दे टुक देयर टीम होम। तो मेरे ख्याल से क्रिस वोक्स की बहुत ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, बहुत अंडररेटेड क्रिकेटर है। जिमी एंडरसन के दौर में वो स्विंग बॉलिंग करा रहे हैं और बेन स्टोक्स के दौर में वो एक ऑलराउंडर है। तो ही हैजंट डन मच रॉन्ग और मेरे हिसाब से कि उनको अगले 2 टेस्ट मैच डेफिनेटली खेलने चाहिए क्योंकि वो एक बहुत वैल्यूएबल एसेट रहे हैं इंग्लैंड के लिए ओवर द इयर्स। अच्छा, वोक्स की तो बड़ी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस रही और अब बहुत सारे सवालात ये पैदा हो रहे हैं कि फोक्स को भी लाया जाए, तो उनके हवाले से क्या आप समझते हैं कि अगले 2 टेस्ट मैचेस में हम उनको देख सकते हैं? मैं समझता हूं कि ये नहीं लाएंगे, मगर मुझे लगता है कि लाना चाहिए क्योंकि आपको देखें, टेस्ट मैच एक बहुत लंबा खेल होता है एंड यू नीड टू प्ले योर बेस्ट कीपर। अगर आपका कीपर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज छोड़ रहा है तो आपको कॉस्ट करेंगे। जैसा बेयरस्टो ने जो सारी कीपिंग की अब तक की सीरीज में, बारिंग दिस प्रीवियस गेम जो कि उसमें भी उन्होंने बड़े चांसेस छोड़े, उससे पहले बहुत कॉस्ट कर रही थी। और आप दूसरी तरफ देखें तो एलेक्स कैरी बहुत शानदार कीपिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मतलब there are a lot of positives in this game. कैम ग्रीन इंजर हुए थे तो मिचेल मार्श आए, उन्होंने एक 100 लगाया, ठीक है चांस ड्रॉप हुआ उनका मगर 100 किया। फिर ट्रेविस हेड वंस अगेन नीचे आकर सेकंड इनिंग्स में जबरदस्त नॉक खेला। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क दोनों के 5 विकेट हॉल्स थे इस मैच के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल लुकिंग गुड। अगर किसी को ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया मतलब बहुत बड़ी हिट ले ली उन्होंने, तो आई डोंट थिंक सो। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तो हम बहुत सारे इश्यूज पे बात भी करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमने आपसे डिस्कस करनी है, आवाम जानना चाहती है। मुझे ये बताइएगा कि इंग्लैंड की जानिब से उनके जो स्टार बॉलर हैं 685 विकेट्स ले चुके हैं और एजलेस भी उनको कहा जाता है, जेमी एंडरसन, क्या अब जेमी एंडरसन अगले 2 मैचेस खेल सकेंगे? क्योंकि मुझे तो कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि अब रॉबिन्सन भी बाहर हैं और वो भी बाहर ही रहेंगे। मेरे ख्याल से ओल्ड ट्रैफर्ड का जो टेस्ट मैच आ रहा है जो अगला है, जिमी एंडरसन 100% वो मैच खेलेंगे क्योंकि उनका किसकी जगह खेलेंगे वो डेफिनेटली उनको उधर खिलाएंगे। आई थिंक ऑली रॉबिन्सन विल हैव टू मेक वे, वही ना, क्योंकि देखिए मार्क वुड और स्टोक्स को तो आप निकाल नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि रॉबिन्सन का मैंने जिक्र इस वजह से किया कि रॉबिन्सन के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही है, इतनी ज्यादा उनकी यूटिलिटी नहीं है। जिस तरह आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में बॉलैंड की बहुत ज्यादा यूटिलिटी थी चैंपियनशिप में जो कि इंडिया के खिलाफ उन्होंने मैच खेला था, लेकिन उसके बाद से वो बड़े ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। सेम ऐसा ही है रॉबिन्सन का। ऑली रॉबिन्सन मेरे ख्याल से थोड़े ओवररेटेड भी हैं। ठीक है, ही हैज अ प्रीटी डिसेंट रिकॉर्ड जितने थोड़े बहुत टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, मगर इनके ही टाइम पे और भी ऑप्शंस हैं इंग्लैंड के पास। जिस तरह मैथ्यू पॉट्स, मेरे ख्याल से उनको भुला ही दिया इंग्लैंड ने, फिर से मौका नहीं दिया। फिर अभी जो जॉश टोंग है, मेरे तो ख्याल से वो भी बड़े अच्छे बॉलर हैं, बट एनीवे आई थिंक कि ब्रॉड, वोक्स और वुड तो रहेंगे। आई थिंक ऑली रॉबिन्सन विल हैव टू मेक वे फॉर जिमी एंडरसन क्योंकि जिमी एंडरसन का होम ग्राउंड है और फिर उनका तजुर्बा भी है, और इस तरह की सरफेस देखने को मिलनी चाहिए हमें। देखें, पहले 2 मैचेस के अंदर स्लो सरफेस थी, उस तरह का मजा नहीं आया जिस तरह का इस ग्रीन टॉप के ऊपर आया, और कंडीशंस जो है वो बड़ी मजेदार थी इस टेस्ट मैच की। मेरे ख्याल से इंग्लैंड को भी इससे फायदा होगा कि वो फ्लैट ट्रैक्स की तरफ मत जाएं, वो जरा इस तरह के ट्रैक्स बनाएं जो कंड्यूसिव है स्विंग और सीम बॉलिंग के लिए, ताकि उनके बॉलर्स को सबसे बेस्ट मौका मिले। क्योंकि इंग्लैंड, हमें याद रखना चाहिए कि बड़ी डेंजरस बॉलिंग टीम होती है इंग्लैंड के अंदर, सो दे हैव टू मैक्सिमाइज दैट यूटिलिटी। अच्छा, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो मुझे ये लग रहा है या आपको भी लग रहा है कि नेथन लायन की कमी जो है वो उनको महसूस हुई है और ये शिद्दत से महसूस होगी। इस कमी को वो किस तरह पूरा करेंगे? सॉरी, किसकी कमी? नेथन लायन की कमी यकीनन महसूस हुई है। आई डोंट थिंक टॉड मर्फी बोल्ड टू बैडली, मगर हाँ, स्टोक्स ने उनके ऊपर चार्ज किया पहली इनिंग्स के अंदर, और उस तरह का वो कंट्रोल प्रोवाइड नहीं कर पाए जो नेथन लायन करते हैं। ऑल्सो नेथन लायन इज टॉल गाय, तो वो बाउंस काफी एक्सट्रैक्ट करते हैं। आई थिंक टॉड मर्फी इज यंग, उनको टाइम देना चाहिए। वो इवेंचुअली अपनी स्किल पे ही बेहतर उतर कर आपके सामने आएंगे।
अभी बहुत रॉ है, बहुत यंग है, पहला एशेज टेस्ट खेल रहे थे। बैटिंग में थोड़े क्रूशियल रन्स दिए उन्होंने, मगर कोई मुकाबला नहीं। अगर आप कंपेयर करें नेथन लायन और टॉड मर्फी को, तो मेरे ख्याल से दोनों की कोई भी कंपैरिजन कोई नहीं है। अच्छा बैराम, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ये मेरा ख्याल है कि अब बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उनके जो टॉप ऑर्डर के बाद जो उनके मिडिल ऑर्डर पे होती है, और स्पेशली लेबुशाइन और स्टीव स्मिथ की अगर बात की जाए तो दोनों जो है वो उस तरह के टच में नजर नहीं आ रही इस एशेज में। हालांकि 16 टेस्ट खेला है स्टीव स्मिथ ने, मानस लेबुशाइन कुछ दिनों के लिए टॉप पे भी रहे टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन अब केन विलियमसन जो कि काफी अर्से से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो टॉप पे आ चुके हैं। तो ये यहाँ पे आपको कंसर्न नजर नहीं आते ऑस्ट्रेलिया के लिए, स्पेशली उनके ये दो प्लेयर लेके? देखिए स्टीव स्मिथ ने तो चले रन्स किए भी हैं सीरीज के अंदर। अगर वो फेल हो गए इस टेस्ट मैच में तो हम कह सकते हैं कि चलो शायद अगले टेस्ट मैच में मत फेल हो, क्योंकि वो अभी एक 100 लगा कर आए हैं लॉर्ड्स के अंदर वो भी। सो आई एम नॉट टू कंसर्न अबाउट हिम। मार्नस लाबुशेन का कंसर्न आपका वैलिड है, बट आई डोंट थिंक कि वो अपना स्पॉट लूज करेंगे, क्योंकि इतने कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया उनको बैक करेगी थोड़ा और हाँ 8 इनिंग्स में फेल हो गए इंग्लैंड के अंदर, बट ही हैज गॉटन स्टार्ट्स। वो स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाए, और उनकी इस तरह की कुछ स्टोरी रही है इंग्लिश समर की। तो आई थिंक उनके अंदर तो ऑस्ट्रेलिया। और व्हाट्स अबाउट वार्नर एंड स्टीव ब्रॉड, मतलब कि अब 17 दफा वो आउट कर चुके हैं वार्नर को, और अगर 1-2 दफा और आउट कर देते हैं तो आपको पता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा किसी इंडिविजुअल बॉलर का, किसी इंडिविजुअल बैटर के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल 17 दफा आउट कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। द रिकॉर्ड इज 19, मैग्रा वर्सेस एथरटन, फिर एलेक बेट्सर वर्सेस आर्थर मॉरिस 18 पे है। तो अगर तो वार्नर खेल जाते हैं आखिरी 2 टेस्ट, मुझे तो लगता है ये रिकॉर्ड शायद बीट हो सकता है। अगर बीट नहीं तो टाई तो डेफिनेटली हो सकता है, बट आई थिंक कि काफी चांसेस है कि वार्नर को बिठा दे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनके पास और प्लेयर्स हैं स्क्वाड में। आई थिंक मैट रेनशॉ कैन ओपन फॉर देम। तो उनकी जगह सबसे ज्यादा खतरे में नजर आ रही है मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर, क्योंकि एक बहुत ही कंसिस्टेंट रन ऑफ फेलियर्स है। आप इस एशेज को निकाल भी दें, पिछले एशेज में चले जाएं, तब भी वार्नर बहुत बुरे तरीके से फेल हो रहे थे। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की सीरीज चूज की है कि चले कुछ ना कुछ रन तो बना लेंगे। मैंने कहा इसी वजह से पाकिस्तान की सीरीज उन्होंने चूज की है, उसके बाद रिटायर होंगे ताकि कुछ रन बना के रिटायर हों। देखिए ये तो अब देखना पड़ेगा ना कि वो सर्वाइव भी करते हैं पाकिस्तान की सीरीज तक या नहीं, क्योंकि अगर तो आकर मैट रेनशॉ ने रन्स कर दिए तो ऑस्ट्रेलिया माइट जस्ट बैक द यंगस्टर्स। आई एम नॉट श्योर अगर मार्कस हैरिस स्क्वाड का हिस्सा है कि नहीं, मगर वो भी एक ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पास। तो ओपनिंग में कुछ ऑप्शंस हैं। अच्छा आखिर में मुझे बताइएगा, क्या इंग्लैंड अगला टेस्ट मैच जीतकर ये सीरीज और इंटरेस्टिंग करेगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया के कमबैक के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं आपको? देखिए मैं तो चाहता हूं कि एंटरटेनिंग क्रिकेट हो, जो कि हो रही है। अभी तक तीनों टेस्ट मैचेस जबरदस्त हुए हैं, तो इसी तरह डाउन टू द वायर जाए चौथा टेस्ट। बट आई पर्सनली वांट कि इंग्लैंड जीत जाए, ताकि हमें एक जबरदस्त किस्म का फाइनल देखने को मिले ओवल के अंदर, और सीरीज का जो मजा है वो जिंदा रहे थोड़ी और देर तक, वो डेड रबर ना हो जाए आखिरी टेस्ट। ठीक हो गया जी, आपका भी वैसा ही दिल चाह रहा है जिस तरह हमारा चाह रहा है।